और पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं बराए दिफा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपकी मौजूदगी और तशरीफ आवरी के लिए, थैंक यू। नाजरीन, हमें लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत एक सीजन्ड पॉलिटिशियन एंड वेटरन सोल्जर। बहुत शुक्रिया, PMLN की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं और बजरिया DSNG लिंक इस बहुत ज़रूरत वक्त प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया है। थैंक यू जनरल साहब फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इस ज़रूरी नशिस्त के लिए। और नाजरीन, एम्बेसडर शाहिद अमीन साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं। डिप्लोमेटिक अंदाज में और जो पूरी एक जो सिफारती सतह पर जो सूरत हाल है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, शाहिद साहब आपसे हम इसकी रहनुमाई हासिल करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड। और शाहिद अमीन साहब, अगर आप ही से इस बात का आगाज कर लें, फिर मजीद इसमें दीगर आरा शामिल करते हैं। एक इनिशियल रिमार्क आप तमाम हजरात से, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्बेसडर साहब, आप बताइएगा कि करना क्या है अब इस वक्त। हमने एक जॉइंट करारदाद भी जो है वो इसमें करारदाद भी बल्कि पाकिस्तान ने जो है वो मंजूर कर ली है अपनी कौमी असेंबली से। एक सिंबॉलिकली स्पीकिंग इसकी बहुत अहमियत है, लेकिन अब आगे हमने जाते हुए क्या करना है और क्या जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, आपको लगता है कि इनसे कोई नतायज हम अखज़ कर पाएंगे इस मरतबा? शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमारे जज्बात इस सिलसिले में बहुत मुश्तइल हैं। पूरी कौम जो है इसराइल की शदीद मजम्मत कर रही है। हमारी हुकूमत इस सिलसिले में मैं समझता हूँ अच्छा रोल अदा कर रही है, लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है, वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा दोनों। हैविंग सेड दैट, मुझे एज ए रियलिस्ट ये नज़र आता है कि पाकिस्तान का रोल एट बेस्ट मार्जिनल है। पाकिस्तान का इसमें कोई सेंट्रल रोल नहीं बनता। बाज़ लोग जिक्र करते हैं कि शायद हम कोई फौजी कार्रवाई करें, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा किया तो आप अपने मुल्क की बुनियादी सलामती को खतरे में डाल देंगे। अमेरिका आपका बिल्कुल दुश्मन होकर आपके न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बनाएगा। तो फौजी कार्रवाई को तो बिल्कुल ये आउटराइट रूल आउट कर दें। तो अब ये रहा कि हम अखलाकी तौर पे, सिफारती तौर पे यकीनन जितने फ़ाल हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा फ़ाल होने की ज़रूरत है। अगर वज़ीर ख़ारजा UN सिक्योरिटी काउंसिल जा रहे हैं, अच्छा है, उससे पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ज़्यादा वाज़ेह तौर पर पेश करने का मौका मिलेगा। देखिए, हालात में मुझे नज़र आता है कुछ तो बड़ी अनप्लेजेंट या तल्ख हक़ाइक़ हैं और कुछ उम्मीद अफ़ज़ा हक़ाइक़ हैं। तल्ख हक़ाइक़ तो यही हैं कि इजराइल बहुत ताकतवर है, उसके आगे गजा की कोई हैसियत नहीं है, और अपनी मनमानी करता है और करता आया है और गेट्स अवे विद इट। तो ये उसकी वजह खास ये है कि एक सुपर पावर, बल्कि वेस्ट इन जनरल आमतौर पर जो इनकी इजराइल की पुष्पनाई करते हैं। दूसरी जो निस्बतन मुझे उम्मीद अफजा चीजें नजर आती हैं वो ये है कि इजराइल इज पेइंग ए प्राइस। ये जो कुछ हो रहा है ये इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप कहेंगे कि उधर तो 200 मरे हैं, उनके 12 मरे हैं, लेकिन मसला ये है कि इजराइल में अगर एक भी मरता है तो उनको बड़ा शदीद झटका लगता है। और इतनी लोग 12 या कितने मरे हैं, उससे यकीनन इजराइल में एक सवाल उठ रहा है कि इस सारी एक्सपेडिशन से इजराइल ने हासिल क्या किया। क्या उनका अमन व अमान जो है वो महफूज हो गया है? हर रोज गजा से मिसाइल आते हैं। आप एक लोग कहते हैं वो निहत्ता है, निहत्ता तो नहीं है। 3000 मिसाइल वो अब तक भेज चुके हैं इजराइल की तरफ, और उसमें ना सिर्फ लोग मरे हैं बल्कि सैकड़ों की तादाद में इजरायली जख्मी भी हुए हैं। और दूसरे में कोई कॉस्ट एस्टिमेट पढ़ रहा था कि उनके पास एक शील्ड है जो आसमान पर ही जो मिसाइल आता है उसको तबाह करती है जी हाँ, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है सुना है कि 50,000 से 1 लाख डॉलर उनका खर्च होता है एक मिसाइल को रोकने में। जबकि गजा की तरफ से जो मिसाइल फेंके जाते हैं या तो उनको ईरान मुफ्त दे रहा है या उनकी सुना है कीमत $1,000 के करीब होती है। तो एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी वो दे रहा है। और फिर ये कि सारा का सारा नेतन्याहू का दावा यह है कि हम इजराइल को महफूज कर रहे हैं। महफूज कैसे किया उन्होंने? इजराइल में तो आम शहरी इस वक्त नहायत खौफजदा बैठे हुए हैं कि किस वक्त कोई मिसाइल आएगा और कहाँ उनके गिरेगा। तेल अवीव तक मिसाइल पहुंचे हैं। तो इसलिए उनकी पॉलिसी नाकाम है। सिफारती तौर पर आप देखें दुनिया में बिल्कुल तनाव होते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस ने, ब्रिटानिया ने भी बड़ा शदीद इजराइल के ऊपर क्रिटिसिज्म किया। इनफैक्ट इजराइल का कोई हामी नहीं है। अमेरिका की तरफ से भी दिफा जो है बिल्कुल मध्यम पड़ गया है। तो डेमोक्रेटिक सेनेटर जो है बाइडेन पे कह रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट की बात करते थे, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो गोया कि इजराइल सिफारती तौर पे बहुत तनहा होता जा रहा है। तो ये उसको नुकसान हो रहा है। तो ये समझना कि इजराइल इज गेटिंग अवे
with whatever it wants, वो सही नहीं है. Israel is paying a price. ये जनरल साहब आप इत्तेफाक करेंगे कि फौजी कार्रवाई क्योंकि बात की है और तस्करा किया है एम्बेसडर साहब ने, आपने सुना उन्होंने कहा हम इसको रूल आउट करते हैं, ये कि कोई इस किस्म का कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि पाकिस्तान कोई फौजी कार्रवाई या इस किस्म की किसी चीज में जाए. ये बताइएगा, एक तो आप क्या इस चीज से, इस नुक्ता नजर से इत्तेफाक करते हैं, दूसरा ये कि करारदाद आज कौमी असेंबली में मंजूर हुई है, ये आप कैसे देखते हैं सिंबॉलिकली? क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा जो एक जेस्चर है या पैगाम है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भेजा है? यामोना बहुत मेहरबानी. देखें, पहली बात तो ये है कि जब ये 19वीं सदी की इब्तदा में पहली जंग अजीम लगी थी ना, और बहुत करोड़ लोग लुकमा अजल बने थे, तो लीग ऑफ नेशन बना दी गई थी. और फिर लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो सेकंड वर्ल्ड वार लग गई. आपने ये देखा कि सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर भी हिटलर ने इन ज्यूज़ को बड़ी बुरी तरह इनके ऊपर ज्यादतियाँ और बड़ा जुल्म हुआ था. और उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनी. अभी यूनाइटेड नेशन एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव है, चूँकि इसके पीछे सुपर पावर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और ये उनकी लाइन टो करते हैं. इनके किसी रेजोल्यूशन पे, इनके चार्टर के किसी आर्टिकल के ऊपर इजराइल जो है उसको उठा के तो वो डस्टबिन में फेंक देते हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी कसमपुरसी का आलम है, और ये हिम्मत है हम इनकी, हमास की, हिजबुल्ला, और यही दो ताकतें हैं जो वहाँ लड़ रही हैं. आप देखें कि हमास जो है वो गाजा बेस्ड है और इसके पास 15 से 20 हज़ार जो फाइटर हैं. हिजबुल्ला लेबनान बेस्ड है और उनके पास 20 से 50 हज़ार लोग हैं. तो वी सल्यूट देयर वैलर एंड हम ये समझते हैं कि इतनी छोटी जगह पे जहाँ सारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, वहाँ अगर 3000 रॉकेट्स उन्होंने फायर किए हैं तो ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है अगेंस्ट सच एन एनिमी जो कि एक ऑलमोस्ट डिफेक्टो न्यूक्लियर पावर है और वो मिलिटरीली स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पीछे जो असला टॉप ऑफ द लाइन अमेरिका में बनता है वो इजराइल के अंदर पहुंच जाता है. तो इसलिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर फॉरेन मिलिट्रीज इन्वॉल्व इसमें कभी हो तो इससे एक तीसरी जंग अजीम की शक्ल बननी शुरू हो जाएगी. चूंकि जो बाइडन जो मर्जी कहते रहे हों, जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, वहां ज्यूज जो है ना, वो कहते हैं ना हर शाख पे उल्लू बैठा है, ये हर ब्रांच के ऊपर वो डोमिनेट करते हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक सारे लोग हैं और वहां बड़ा स्ट्रांग है. ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक फाउंडिंग फादर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जिन्होंने उनका इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन लिखा था, उसने उस वक्त 200 साल पहले कहा था कि ये जो ज्यूज हैं इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन से निकालें और इनसे जान छुड़ाएं, वरना हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी हमें कब्रों में भी बदवाएं देंगे, बिकॉज ये जहां जाते हैं तबाही उठाते हैं. तो अभी नेतन्याहू जो है उसने हिटलर का रूप अदा कर लिया है और जो ज्यूज थे उनकी जगह भी पैलेस्टीनियंस हैं और वही एक उल्टा इसका शो जो है चल रहा है. तो मैं ये समझता हूं कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर दुनिया का ज़मीर खाबीदा है और ये जो कुछ हो रहा है ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है. जनरल साहब, बिल्कुल आपने हमेशा बात करता है हाई मॉरल वैल्यूज की. ये बिल्कुल आपने जो वन कैन नॉट डिनाई, आपने तमाम जो बातें कही हैं उसमें तो बिल्कुल ये बहुत बिटर रियलिटीज हैं. लेकिन ये बताइए कि जो फौजी कार्रवाई के हवाले से एक जो इजहार ख्याल एम्बेसडर साहब ने किया था, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने बिल्कुल रूल आउट किया है कि ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए. या देखो, मैं बिल्कुल शायद अमीन साहब से मैं एग्री करता हूं. मैंने आज ही एक आर्टिकल भेजा है जो दी न्यूज़ में छपेगा और उसमें मैंने ये कहा कि जो हमारे देखें 57 मुस्लिम ममालिक में 50 मुल्क तो ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है और जो बाकी 6-7 हैं उनके ऊपर प्रेशर है और वो उनको रिकग्नाइज करने की एक मुहिम चली हुई है. तो जो मिलिटरीली स्ट्रांग आर्मीज हैं, कंट्रीज हैं, वो इकोनॉमिकली इतने फ्रेजाइल और वीक हैं कि वो अपने मुल्क से बाहर किसी जंग के अंदर शामिल होकर उनका लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं इजाजत नहीं देता. और जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं मुस्लिम दुनिया की, उनके ऊपर पॉलिटिकल इंपैक्ट इतना है वेस्टर्न पावर और स्पेशली अमेरिका का, जी. और जिनकी बेसिस हैं
इन दी हार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट अलाउ मी जनरल साहब, मैं इसके ऊपर वो इस कभी आपके भी व्यू पॉइंट बात पे नहीं आगे कर बढ़ूं, सकते। क्योंकि इसके तो ऊपर ये तो आउट हमने ऑफ मजीद क्वेश्चन आगे है। बहुत एट लेंथ बात करनी है। जो आपने बात की है कि अरब ममालिक और जो इसराइल को बाकायदा एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिकग्नाइज किया जा रहा है, तो अब फिर हम क्या तवक्को रखें? अब मलिक अंदर साहब, आपका क्या ख्याल है? एक तो फौजी कार्रवाई के हवाले से बहुत दोनों जो हमारे इस वक्त साथी हैं उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है कि ये आउट राइटली हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये जो करारदाद खैर पेश हुई है, अभी इसके बारे में बताएं कि मंजूर हुई है बाकायदा कौमी असम्बली से, और अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुत्तफिक एक आवाज़ होकर उन्होंने ये बात की है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके आगे अब हमें क्या करना चाहिए? अगर उन सियासी कुव्वतों की भी बात की जा रही है जिसकी तरफ जनरल साहब ने इशारा किया है कि क्योंकि इस तरह का इन्फ्लुएंस है वेस्ट का या इसराइल का, तो इस वजह से इन एक्शन की वजह ज़्यादातर यही बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। बात इस तरह है कि जो शाहिद अमीन साहब ने कहा और जनरल साहब ने कहा कि आप इस वक्त मिलिट्री एक्शन, हम इस तरह की पोजीशन में नहीं है कि हम डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। मसला ये है कि जितनी भी मुस्लिम उम्मा है वो एक पेज पे नहीं है। अगर मुस्लिम उम्मा ने एक तंजीम बना रखी है OIC, जो काफ़ी अरसे से है, लेकिन OIC इस तरह फ़ाल है जो होना चाहिए। OIC को अगर आप एक नज़र से देख ले तो ये ख़ुद दो हिस्सों में तकसीम हुई है। अरब लीग उसने एक और तंजीम बना रखी है और वो ज़्यादातर अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। तो जब वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और ज़्यादातर वो अरब लीग्स जितनी भी कंट्रीज़ है उसने आलमोस्ट इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है। तो ऐसे हालात में फिर इस मसले का हल निकालना, तो मुस्लिम उम्मा अगर एक पेज पे न हो तो इस मसले का हल इंतहाई मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके लिए अगर हम जितनी भी मुस्लिम ममालिक है 57 ममालिक, वो एक पेज पे हो जाए, और इसके अलावा इसकी हम UNO पे जो 57 ममालिक है वो UNO से ये मुतालबा कर ले, क्योंकि UNO भी वो रोल्स प्ले नहीं कर रहा जो होना चाहिए। क्योंकि उसका काम तो ये था कि दुनिया में अमन आए, जितने भी डिस्प्यूट्स है उसके सॉल्यूशन की तरफ निकले जाए, वो सॉल्यूशन सारे ममालिक के जितने हैं वो भी हो जाए। लेकिन UNO भी उस तरह फंक्शनल नहीं है, ना उस तरह काम कर रहे अपने इंटरेस्ट के लिए। ख़ास ममालिक है वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो इस्तेमाल कर रहे। तो इसका हल मुझे यही एक है कि सारे ममालिक एक पेज पे हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान ने करारदाद पास की नेशनल असम्बली से, एक सिम्बॉलिकली एक मैसेज दे दी वर्ल्ड को कि इसराइल पर नहत्ते फ़लस्तीनियों पर ज़्यादती कर रहा है और इसके हम मज़म्मत करते हैं और इसके साथ इसको हम सपोर्ट करेंगे उस वक्त तक जब तक इसका कोई सलूशन न निकले। इसी तरह सारे ममालिक अपने अपने मुल्कों से, जिस तरह इधर पार्लियामेंट का सिस्टम है, किसी मुल्क में एक सिस्टम है, किसी में दूसरा है, उससे आवाज़ उठा ले हुए आवाज़ सारी दुनिया को पहुंच जाए कि हम इसराइल के इस बर्बरियत को इसकी मज़म्मत करते हैं और इस मसले के हल के लिए हम एक हो के आवाज़ उठाएंगे, तो तब जाके यहाँ इसका कोई नतीजा निकलेगा। ये मलिक अंदर साहब, एक तो आपने बहुत कैंडिड गुफ्तगू की है, आपने ठीक फरमाया है कि इस वक्त जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और मुस्लिम उम्मा में बिल्कुल ये सही बातें हैं, सारी यूनिटी का मसला। लेकिन वज़राए खारजा भी अब हम देख रहे हैं कि UN का रुख कर रहे हैं। जैसे अब शाह महमूद कुरैशी साहब जाएंगे और उनके साथ टर्की के फिर वो जो वजीर खारजा है एंड सम अदर फॉरेन मिनिस्टर्स। ये कोई चीज़ फिर कोई साजगार साबित होगी या फिर कोई तवक्को आप समझते हैं ना रखी जाए? ना, इस तरह है कि पाकिस्तान से तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन सारी दुनिया के मुस्लिम उम्मा की ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ वैसे भी हम जोहरी ताकत हैं बिल्कुल इसी तरफ नजरें है और पाकिस्तान उसमें अपना पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है। जिस तरह खान साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल मेरे ख्याल में महातीर मोहम्मद से रब्ता किया, इस तरह तोयब एर्दोगान के साथ, इस तरह किंग फैसल के साथ, सारों के साथ इसने ये कोशिश की कि इस चीज़ पे एक हो जाए। इस शाह महमूद कुरैशी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वज़ीर ख़ारिजा है, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स है, उनको साथ लेके UNO के प्लेटफार्म पे ये मसला ये रेस कर ले और इसका कोई पायदार हल निकाले। तो अपनी तरफ से तो कोशिश पाकिस्तान करेगा, जो इसका रोल है वो पूरी तरह अदा करने की कोशिश करे। जिस तरह पहले से जब से OIC बनी है, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर बिल्कुल प्रोएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रोल ये प्ले कर रहा है और अभी भी कर रहा है। और हमारा एक क्लियर स्टैंड है, जितने भी ममालिक है उसने तकरीबन, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि 57 ममालिक में से 50 ने तो उसे तस्लीम के, वाहिद पाकिस्तान उसमें भी शामिल है कि स्टिल फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े है। तो कोशिश तो हो रही है।
और इसका भी थोड़ा बहुत अगर आप आवाज़ भी न उठाए, खामोश भी रहे और उस पर वहाँ पर जुल्म हो रही है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ न उठाए, सही, तो बिल्कुल। फिर ये तो ज्यादती होगी। वो बात है ना एम्बेसडर साहब के, द लीस्ट दैट वी कैन डू इज वॉइस आउट, के कम से कम हम जो बेयर मिनिमम कर सकते हैं वो ये कि हम कम से कम आवाज तो उठाएं। लेकिन सर मुस्लिम उम्मा, आप क्योंकि सफीर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, आपने वहाँ चीजें बहुत करीब से देखी हैं, ये जो मुस्लिम उम्मा की यकजहती इनके बीच में ना होना इस पूरे मसले पर, फिर कुछ अरब ममालिक जो कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसराइल को, अमिड ऑल दिस सर, आपको लगता है कि ये फिर भी कोई प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे मुखलिसाना तौर पर इस मसले को लेकर? असल में ये कमजोरियां तो हैं, आपने सही कहा कि खुद अरब ममालिक में बड़ी दरार पड़ गई है। जो हमेशा से फलस्तीन के सबसे बड़े हामी समझे जाते थे, उनका ही मसला है जी, अब वो का ही मसला है ना ये, बल्कि कहते हैं अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जब दगा देने लगे तो फिर आपको एक उनकी नाउमीदी तो फिर डेवलप होती है। पिछले दिनों आपने देखा जो नॉर्मलाइजेशन के नतीजे में यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए, और बड़े सुनाए आजकल यूएई में इजरायली टूरिस्ट भरे हुए हैं होटलों के अंदर, और क्या मोहब्बत की पेंगे बढ़ रही हैं कि कोई वीजा फ्री होने की भी बात है आइंदा दिनों में। जी हाँ, तो आप भला देखिए ना, या तो फलस्तीन की हमदर्दी कर लें या इजरायलियों के साथ दोस्तियां कर लें। सही, तो ये दो मुतजाद चीजें हैं। तो लेकिन साथ में इसमें एक लीवरेज भी मिलती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त ओआईसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये ममालिक जिन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, यूएई, बहरीन वगैरह, अगर ये इजराइल को थ्रेटन करें कि देखो जी जो हमने अभी किया हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो इजराइल पे प्रेशर डेवलप होगा, एक लीवरेज डेवलप होगी। लेकिन असल चीज ये है, देखिए कि अमेरिका जो है उसको किस तरीके से इस तरफ लाया जाए कि इजराइल पे ज्यादा प्रेशर डाले। आज मैं देखा यूएस सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन ने इजराइल पे एक लिहाज से फ्रंटल एतराज किया है कि आप साबित करें कि जो मीडिया हाउस आपने गिराया था उसमें टेररिज्म की क्या लिंक्स थे, आपको ये शहादत देनी पड़ेगी। खुद अमेरिका में सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने और हम बहुत सारे और उनके जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने अमेरिकन इंतजामिया पे जोर डाला है, बाइडेन साहब को याद दिलाया है कि आप तो बड़ी अपनी कैंपेन में ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, अब वो किधर गई बातें। तो ये एक लिहाज से फिर आप देखें कि फ्रांस ने, बरतानिया ने ये बड़ा जोर शोर से कहा है कि इस मसले का सिर्फ हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, और वाकई अगर इस मसले का कभी हल निकलेगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन है, जो इजराइल ने तस्लीम किया था। लेकिन ये नेतन्याहू साहब आन के उसे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उसको रद्द तो नहीं किया है, लेकिन कम से कम उसको सैबोटाज करने की फिक्र में है। तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा जो है, या खासतौर पर अमरीका, इस पे प्रेशर डाले इजराइल पे कि आपको 2 स्टेट सोल्यूशन करना पड़ेगा, और उसके हक में भी मैं आपको एक आर्गूमेंट देता हूँ। इजराइल जो है फौजी तौर पे इस पोजीशन में है कि वो वेस्ट बैंक पे और गाजा पे फौरी तौर पे फौजी कब्जा कर सकता है। इन ए मैटर ऑफ डेज जो है उसके पास इतनी ताकत है कि इन पे फौजी कब्जा कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं करता? इसलिए कि इजराइल में मसला ये है कि अगर वेस्ट बैंक और गाजा भी इजराइल का हिस्सा बन जाते हैं तो उस हालत में इजराइल में यहूदी जो है माइनॉरिटी हो जाएंगे और अरब फलस्तीनी मेजॉरिटी हो जाएंगे। और ये चीज इनको नाकाबिल कबूल है, और इसी वजह से वो रुके हुए हैं। वो इस वजह से जारियत नहीं करते कि हम और फलस्तीनियों को इजराइल के अंदर शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक हल एक मौजूद है कि फिर और क्या किया जाएगा, बजाय इसके कि आए दिन एक सिक्योरिटी को खतरा हो, आपके मुल्क पे मिसाइल चल रहे हैं, आपके शहरी जो है उनका अमन अमान तबाह है। इससे बेहतर ये नहीं है कि 2 स्टेट सोल्यूशन करके कोई एक दायमी हल निकाल लो। तो मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में भी थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण है कि इजराइल को उसकी तरफ कायल किया जाए कि 2 स्टेट सोल्यूशन इज द वाहिद सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जी जनरल साहब, डू यू अग्री? आपको लगता है? बिल्कुल, एक तो जो मुस्लिम उम्मा ये एक ऐसी हकीकत है जिसके ऊपर हम तमाम मुत्तफिक हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और दिलचस्प पहलू है बात का, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि इससे हमें एक लेवरेज भी मिल जाता है कि हम उनको कह सकते हैं कि भाई अगर ये सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर आप इनको मीट नहीं करते, बिलखुसूस फलस्तीन के मामले पर जिसके ऊपर इतना बेपनाह आलमी दबाव अब उनके ऊपर है, तो अगर आप इनको मीट नहीं करते तो ये तमाम जो भी लेवरेज हैं ये फिर हम इस्तेमाल करेंगे और ये आपसे हम चीजें वापस ले सकते हैं। आपको लगता है कि इस हिकमत अमली की तरफ जाया जाएगा? सबसे बड़ा तो ये सवाल है। जी देखिए, पहली बात समझने वाली ये है कि इजराइल ऑन इट्स ओन को 10 फीट टॉल नहीं है। इजराइल को 1973 में इन्होंने बारलेव लाइन बनाई थी सुएज कैनाल के ऊपर,
और इजिप्ट ने और अनवर सादात की क़यादत में उनको उखेड़ के पीछे भगाया था। और अभी भी मसला ये है कि अगर सिर्फ इजराइल को फेस करना हो तो वो किया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि ये इजराइल नहीं है, यहाँ ये अमेरिका लड़ रहा है, उनकी रिसोर्सेज है, उनकी बैकिंग है, वो उनको अपनी एक स्टेट समझते हैं और अपनी एक्सटेंशन समझते हैं। सो इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग किसी सूरत में भी अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग होगा, जो छोटे मुल्क जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी के ऊपर प्रोटेस्ट, जैसे बर्नी सैंडर्स ने कहा अपने तौर पे, सिमिलरली ये इजराइल की अपनी जो है पार्लियामेंट, उसके अंदर भी अपोजिशन लीडर्स कुछ बोले और उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू अपनी वजारत उज़्मा को कायम रहने के लिए ये सारी हरकत कर रहा है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें एक तो मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की हम बात करते हैं, ज़रूर उस पर एफर्ट होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन अगर कोई थोड़ा सा उनके अंदर स्टांस में कोई आया है, फेवरेबल स्टांस है ब्रिटेन की या फ्रांस की, उनको मिलाया जाए। इन एडिशन टू दैट हम ये करें कि ये इसका जो है इकनॉमिक बाइकआउट किया जाए इजराइल का। नंबर 2, हमास और हिजबुल्ला वगैरह को और इनको पैलेस्टीनियंस को अपना राइट है फॉर सेल्फ डिफेंस, और उनको आप फाइनेंशियल हेल्प भी मुस्लिम दुनिया दे सकती है, उनको मॉरल, मटीरियल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ये सारी सपोर्ट भी देनी चाहिए। और प्लस बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये ज़रूर उठाना चाहिए, जैसे आपकी यूएन की जनरल असेंबली के अंदर वीटो नहीं हो सकता, सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता है, वहाँ खड़े होकर प्रेशर क्रिएट किया जाए। और इसी तरह अमेरिका के अंदर जो लॉबीज हैं वो काम करें। तो पहली बात तो यही है कि हमारे मुसलमान सर जोड़ के बैठे, हम मुनाफकत ना करें कि ऊपर से हम ये कहें। आपको पता है पाकिस्तान तो क्रिस्टल क्लियर है, राइट फ्रॉम द डे जब ऑटोमन एम्पायर गिरा था और खिलाफत मूवमेंट इन्होंने चलाई थी, उस वक्त ही पैलेस्टीनियन के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि देयर इज़ नो क्वेश्चन। लखनऊ के अंदर जो 1937 के अंदर 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सेशन हुआ था, उसके बाद रेजोल्यूशन पास हुआ। और अल्लामा इकबाल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर जो यूज हैं वो ये कहते हैं कि 2000 साल पहले हम इस इजराइल की जगह पे थे, तो इसलिए हमारा हक है कि हम पूरे इस कैनन के एरिया का कब्जा कर लें। तो मुसलमान जो हैं वो आप वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने तो 800 साल स्पेन पे कब्जा रखा है, तो इसलिए इसका मतलब है स्पेन के ऊपर कब्जे का हमें पूरा हक है। जनरल साहब, एक काउंटर सवाल ये कि जो मैंने अभी पूरी एक आपकी बात से इंटरप्रेट ये कि हिजबुल्लाह और हमास, आपका ख्याल है कि जिस तरह की मदद हो सकती है इन मौजूदा हालात में की जाए। इफ आई एम करेक्ट टू इंटरप्रेट दिस सर आउट ऑफ योर डायलॉग, अभी आपने जो कॉन्वर्सेशन आपकी है, देखिए आफ्टर ऑल हिजबुल्लाह जो है, हाँ, आप देखें कि ये हमास के पास ये जो 3000 जो उन्होंने रॉकेट फेंके हैं, उनकी कोई रॉकेट फैक्ट्रियां तो वहां नहीं है, उनको सप्लाई किए गए हैं और उनका मेन सप्लायर ईरान है। तो अगर ये सोवरन है और यूनाइटेड नेशन मानता है और इनके एम्बेसडर है मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो सेल्फ डिफेंस के लिए इनको अपने पास अपने हथियार रखने की इजाजत है। कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी नहीं होगा इस पूरे हेल्प जी, ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा। देखिए काउंटर प्रोडक्टिव अपने तौर के ऊपर शोर करते रहे, लेकिन जब वो इस तरह की ज्यादती करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के हकूक के लिए आई थिंक यूनाइटेड नेशन शुड बिकम मोर इफेक्टिव। और वो तो एक चिट देते हैं तो अफगानिस्तान पे हमला करा देते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात होती है तो इराक पे हमला हो जाता है। ईस्ट तैमूर की बात देख ले, सदरन सूडान की बात देख ले, तो पैलेस्टीनियन और कश्मीरियों को क्यों हक नहीं मिल सकता? दुरुस्त, सही है। ये तो बिल्कुल एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है वो तो खैर यूएन का ही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अपना जो किरदार है, जो उसका मैंडेट है, वो अदा करना चाहिए। लेकिन कश्मीर और फलस्तीन, इन दो केसेस में जो मुमासलत है, क्या ख्याल है आपका मलिक अनवर ताज साहब? ये जो बात इस वक्त हुई है कि हम इनको सपोर्ट करें, वैसे ये बात ये कि आज के इस पूरे सेशन में जो आज असेंबली का हुआ उसमें भी हमने कुछ इस बात की गूंज सुनी कुछ स्पीकर्स की तरफ से, तो ये बताइएगा आप क्या समझते हैं, ये जो आइडिया है आप इसको इंडोर्स करते हैं और ये क्या काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए हमारे लिए? आपको भी कोई ऐसा खदशा है अगर इस किस्म की कोई चीज़ हम आगे कोई आइडिया लागू करते हैं? इस तरह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है
कि हम आपने दुश्मन के लिए अपने घर में तलवार रखना पड़ेगा, जो असला है वो रखना पड़ता है। जिस तरह पाकिस्तान का एक स्टेट है, हम अपने डिफेंस के लिए एटम बम भी बना सकते हैं, अपने डिफेंस के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं, अपने डिफेंस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह फ़लस्तीनियों को भी हक हासिल है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए असलहा भी रख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए इनके साथ एग्रीमेंट भी हो सकती है, सेल्फ डिफेंस के लिए उसको जो नॉर्मली ममालिक के दरमियान जो इंटर गवर्नमेंट्स के दरमियान जो मुआहदे होते हैं वो भी हो सकती है। क्योंकि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर इस दुनिया में अमन लाना है तो फ़िलहाल जो मुस्लिम उम्मा को दो वो जो मेजर इशू है, एक फ़लस्तीन का और एक कश्मीर का है, ये दोनों मसाइल हल करना होगी। अगर मुस्लिम उम्मा इसी तरह इस पर भी खामोश रहे, यूएनओ भी इसी तरह खामोश रहे, पूरी दुनिया भी इसी तरह खामोश रहे और जो जिसको जो ताकतवर नज़र आ रहे और उसको सपोर्ट करते रहे, तो फिर तो अमन नहीं रहेगा। दुनिया में अमन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि दोनों इक्वल हो जाए। जब दोनों इक्वल हो जाएगी तो फिर मसाइल का हल निकलेगा। मुस्लिम उम्मा तो वैसे भी इकनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर है, एजुकेशन में कमज़ोर है, साइंस में कमज़ोर है। इसके अलावा अब इसमें माशी तौर पर बहुत मुस्तहकम है। माशी तौर पर भी इतना मुस्तहकम नहीं। अगर इसकी जीडीपी आप देख ले और उस कंट्रीज़ के साथ आप कंपैरिजन कर ले तो माशी तौर पर भी उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। तो इसको कम अज़ कम एक ही है कि ये मुत्तहिद हो जाए। जब ये मुत्तहिद हो जाए और इसका आवाज़ एक हो और फ़लस्तीन के लिए भी एक आवाज़ उठाए और कश्मीर के लिए भी एक आवाज़ उठाए, तो मैं समझता हूँ इस मसले का हल निकल सकता है। ठीक है, ये इसका ज़ाहिर है अल्टीमेटली यही सवाल। लेकिन एम्बेसडर साहब, मगरबी मीडिया जिसका तस्करा भी आपने किया, AP, अल जजीरा, ये वो मीडिया हाउसेज हैं जिनको तबाह किया गया ये जो हालिया एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दौरान। फिर मगरबी मीडिया का उसके बावजूद जो एक हमें सो फार जो कवरेज नजर आ रही है उसमें इतना बायस, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? अलबत्ता ये कि जो कश्मीर में बिलखुसूस जो 5 अगस्त 2019 का इकदाम था इंडिया का, उसके बाद तो हमने देखा था कि बहुत खुल के उसको मगरबी मीडिया ने कंडेम किया था, तो व्हाई नॉट हियर? मेरे ख्याल में यकीनन इजराइल पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनली तो जैसे जिक्र हो चुका है कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है अमेरिका में इस कदर पावरफुल है, मीडिया के कुछ पे छाई हुई है, गवर्नमेंट पे छाई हुई है, तो वो जो है हमेशा जो है इजरायली या जो यहूदी पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को आगे चलाती है और जो मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक लिहाज से उसको रोक देती है। तो ये मसला तो है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त वेस्ट में खासी तनकीद हो रही है। आपने देखा बल्कि कई जगह मुजाहरे भी हुए हैं, लंदन में मुजाहरे हुए हैं और दीगर शहरों में मुजाहरे हुए हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि इजराइल ने जो कुछ कार्रवाइयाँ की हैं वो इतनी काबिल मजम्मत है। मिसाल के तौर पर ये मीडिया हाउस को गिराना, ये तो आज़ादी राय की इंतहाई बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ दुनिया में जो कोई भी आज़ादी राय के आलमबरदार हैं उनके लिए जरूरी है कि इजराइल को कंडेम करें। फिर ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं ये तो वॉर क्राइम है, इसके लिए देयर इज कोर्ट सिटिंग इन द हेग, वहां पे वॉर क्रिमिनल पेश किया जा सकता है। लेकिन दो एक बातें मैं कहूंगा जो अभी कही गई हैं जो मेरे ख्याल में मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखिए, एक तो ये समझा जा रहा है कि हमास ही फलस्तीनियों की नुमाइंदा है। नहीं, असल में वेस्ट बैंक में PLO अल फतह की हुकूमत है, प्रेसिडेंट फरत अब्बास उधर हैं। इन दोनों के बीच में हमास और अल फतह के दरमियान आपस में एक अंदरूनी चल रही है कि कौन ज्यादा मकबूल है। तो गोया फलस्तीनी जो है उनमें पूरा इत्तेहाद नहीं है। उनकी जो मेन बॉडी है वो तो वेस्ट बैंक में है जहाँ पे एक फलस्तीनी हुकूमत भी है और वो जो है उसकी राय जो है बिल्कुल हमास से मुख्तलिफ है। तो गोया के फलस्तीनी खुद उनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमास और ये जो है हिजबुल्लाह जो लेबनान वाली है, इसके बारे में मेरे ख्याल में इंटरनेशनली ये कहा गया है ये तो दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो आप इनकी अगर मदद करेंगे तो यू विल बी वायलेटिंग इंटरनेशनल रूल्स। अच्छा, फिर ये कि अगर इसराइल से जंग करनी है तो फिर उसके लिए मिस्र या कोई बड़ा अरब मुल्क या मिसाल के तौर पे अगर बाहर से तुर्की आता है वो लड़ेगा। ये बेचारे हिजबुल्लाह को आप कितनी फौजी इमदाद दें, क्या हिजबुल्लाह जो है इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सकती है या हमास लड़ सकता है? और हमास तो बेचारा छोटे से इलाके गजा में है जिसको चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है, वहां पे असला पहुंचेगा कैसे? ये थोड़ा बहुत स्मगल करके जो चला जाता है इसका ये मतलब तो नहीं कि आप टैंक भेज देंगे या हवाई जहाज भेज देंगे। तो ये बिल्कुल एक गैर हकीकी सोच है कि हम हमास को कोई फौजी मदद देके उसको कोई मजबूत कर सकते हैं, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। हमास कभी भी कोई मिलिट्री पावर अगेंस्ट इजराइल नहीं हो सकती। मिलिट्री पावर अगेंस्ट इजराइल होगी तो मिस्र होगा,
ये जो फ़लस्तीन सबसे के बड़ी वहाँ साथ की हो रहा है। रियासत है। जी मलिक गोया अनवर कि ताज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे, जरा हम इस पे मैं डिबेट मैं ओपन भी कर लें। जी मलिक इस साहब। तरह है, शायद अमीन साहब कह रहे हैं कि हमास हमास के साथ नहीं, फ़लस्तीन स्टेट के साथ, जो फ़लस्तीन है उसके साथ वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो तंजीम है, तंजीम के साथ कोई कंट्री तो इस तरह का वो नहीं कर सकता। जी एम्बेसडर साहब। जी जी सही एक है, और आपकी बात सही है कि जो बात हिमायत होगी वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी की होगी, लेकिन देखिए वो भी जो है सही मानों में इंडिपेंडेंट स्टेट तो नहीं है ना। वो इसराइल ने उसको हर तरफ से घेरा हुआ है। गोया के समझिए कि उसको 60% एकम का उसको फ्रीडम है, 40% जो है वो इसराइल के असर रसूख के अंदर है। तो अभी अगर आजाद हो जाता फिर तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाता ना जी। तो गोया के अगर सही मानों में इसराइल की फलस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी करता है तो ये पीएनए है, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है, जिसके प्रेसिडेंट फरहत अब्बास है, जिसकी यूनाइटेड नेशन और दीगर इदारों में जो फलस्तीन की नुमाइंदगी करते हैं। दे आर द लेजिटिमेट पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी। हमास तो इज ओनली ए बॉडी, हमास तो एक सिर्फ छोटा सा ग्रुप है। जी जी जनरल साहब, आप इत्तेफाक करते हैं और जहां दवाएं ग़िज़ा जी इनकी जी आमदोरफ्त देखिए नामुमकिन बिल्कुल के ठीक करीब है, तो वहां ये दूसरी चीज तो देख नियर इम्पॉसिबल। जी सर। जी 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 देखिए शाहिद अमीन साहब की ये बात तो ठीक है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद नहीं कर सकते। हम इन दी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के अंदर आपने वहाँ टैंक या जहाज़ तो नहीं प्लेस करने, लेकिन उन लोगों के पास इतना तो अपने वेपन्स होने चाहिए, जब उनके ऊपर हमला होता है तो वो अपने आप को वो निहत्ते हैं, उनको लिटा के गोलियां मारी जाती हैं, तो इनका एक डिफेंस हो। नंबर 2, ये ठीक बात है कि वेस्टर्न बैंक में एक अथॉरिटी कायम है। हम उसी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि वही आगे आए और बड़े फोरम्स के ऊपर वो जो है वो अपने आप को मुनज़्ज़म करे, और ज़्यादातर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही हो सकती हैं। लेकिन ये जिस तरीके के साथ वो अंदर आते हैं और इनको मार के चले जाते हैं, आई थिंक इस तरह ये थ्रू आउट ऐसे नहीं चल सकता। और हमें ये चाहिए कि इसका कोई ना कोई हल आपको अपने तौर के ऊपर निकालने की अज़हद ज़रूरत है। और ये जो अभी मिसाइल्स वगैरह इनके पास हैं, या हम हिजबुल्ला जो है उनके पास हैं, लेबनान के साउथ से कुछ ना कुछ होता रहा, तो कुछ ना कुछ प्रेशर वहाँ उनके कम अज़ कम सेल्फ डिफेंस के लिए अपने तौर के ऊपर होना चाहिए, और उसको रखने की ज़रूरत है। एक और पॉइंट मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मोना जब जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये भी ब्रेन चाइल्ड जो है बरतानिया का है कि वो अनडिवाइडेड ये छोड़ के चले गए। और ये जो पैलेस्टाइन का है, ये भी इनका जो बेलफोर डिक्लेरेशन में इन्होंने 1917 में अंग्रेज़ों ने अलाउ किया, वरना ये इविक्ट हो चुके थे इजरायली उस एरिया से, तो उन्होंने कहा नहीं इनको वापस जाने की इजाज़त है। फिर हर साल तकरीबन 10,000 ये लोग आते रहे। 1948 में ये जो ज्यूज थे ये वहाँ इसराइल, इनकी टोटल तादाद कुछ 6-7 लाख थी, और अभी ये तकरीबन पूरी दुनिया में 15 मिलियन है, जिनमें तकरीबन 80% अमेरिका में है और 50% जो हैं वो इधर हैं, तकरीबन जो ज़्यादा पोर्शन उनका अमेरिका में है और कम इसराइल के अंदर है। और ये अभी अपनी तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं उस लिहाज से। तो हमें ये चाहिए कि जहाँ उनका यूनाइटेड नेशन को राइट देता है रहने का, वो तो रहे, लेकिन ऑस्लो डिक्लेरेशन के तहत अगर 2 नेशन की बात हुई थी तो उसके ऊपर चल के तो 2 नेशन के ऊपर सारे एग्रीड हैं, तो उनको भी जीने का हक दिया जाए। अभी देखिए मस्जिद अल अक्सा के ऊपर अगले दिन जो कुछ इन्होंने किया, ये कहाँ इसकी इजाजत है कि वो ऐसे किया जाए। तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है। जी अच्छा मलिक साहब, एक तो ये बात अपनी जगह, और साथ ये भी कि ये हर 4-5 साल बाद एक बार बार एक रिकरिंग मसला है। ये बात नहीं है कि सिर्फ एक वन फाइन डे, लेकिन बार बार इसको जिंदा रखना। और ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, एक तो ये पाकिस्तान का बाकायदा ऑफिशियल मौक़िफ़ है इस पूरी चीज़ पे, इवन भारत का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है इस पूरी